ईरान इजरायल युद्ध के 7वें दिन इस वक्त ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला किया है। बड़ी खबर यह है कि उत्तरी इजरायल में ईरान ने हमला किया। वहां हमले के बाद अफरा तफरी है, सायरन बज रहे हैं। इजरायल की सेना ने बताया कि ईरान की तरफ से दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। इसके अलावा इजरायल ने यह भी दावा किया कि ईरान ने उसके एक टॉप रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया है, जिससे वहां की लैब और सालों की रिसर्च तबाह हो गई है। इजरायल का कहना है कि ईरान जानबूझकर अस्पतालों को, रिसर्च सेंटर को निशाना बना रहा है। इस वक्त महायुद्ध की रणभूमि हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यह तैयार हो चुकी है। महायुद्ध इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे इजरायल और ईरान की लड़ाई में दूसरी ताकतों की सैन्य एंट्री होने लगी है। अब इस युद्ध के 7वें दिन दोनों तरफ फिलहाल 3-3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। टीम 1 की बात करें तो इसमें अमेरिका है, इजरायल है, ब्रिटेन है। अब तक ये सामने आ चुके हैं। जबकि टीम 2 की अगर बात करें हम तो वहां पर ईरान है, रूस है और उत्तर कोरिया नजर आ रहा है। टीम 1 की बात की जाए तो ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले की मंजूरी दी जा चुकी है। बस ट्रंप को फाइनल ऑर्डर पर साइन करना बाकी है। टीम 1 में इजरायल तो सबसे अहम है ही, जहां नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि अब की बार ईरान को खत्म करने में रुकेंगे नहीं। नेतन्याहू ने खामेनेई के खात्मे के सवाल पर इनकार नहीं किया और कहा कि सभी विकल्प खुले हैं, आप कार्रवाई देखेंगे। वहीं अब ब्रिटेन भी इसी टीम के साथ है, जिसके लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट की तरफ पहले भेजे जा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाले हैं। रूस भी ईरान के समर्थन में है, इजरायल के हमले का विरोध कर रहा है। लेकिन अमेरिका अगर युद्ध में उतरा या फिर खामेनेई को अगर इजरायल ने खत्म कर दिया तो रूस क्या करेगा, इस पर खुलकर पुतिन ने पत्ते अपने नहीं खोले हैं। हालांकि अब ईरान के समर्थन में उत्तर कोरिया के आने की खबरें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ही था जिसने ईरान को मिसाइल की टेक्नोलॉजी दी। तो क्या तानाशाह ईरान की मदद को आगे आ रहा है? और अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ से यह युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। और तब इस महायुद्ध के लिए जिम्मेदारों में एक चेहरा ट्रंप का भी माना जाएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उकसाने का काम करते हैं। वो ट्रंप जिनके लिए अब कहा जा रहा है कि वो दुनिया जला देंगे नोबेल पुरस्कार की चाहत में। डोनाल्ड ट्रंप जनता से रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द बंद करवाने का वादा करके सत्ता में आए, लेकिन उनके शपथ लेने के कई महीनों बाद भी जब उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने भारत पाकिस्तान के संघर्ष को रुकवाने का श्रेय लेकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की, खुद को शांति दूत के रूप में पेश किया। हालांकि उनकी बात पर अमेरिकी लोगों ने ही यकीन नहीं किया, लेकिन चापलूसी में माहिर पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप को शीशे में उतारने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने का दांव चला और ट्रंप आतंकिस्तान की हकीकत भूल गए। 7 साल पहले की बात है जब सारी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद से रिश्तों को लेकर फटकारा, अमेरिका को बार बार धोखा देने के लिए सुनाया। बात न मानने पर ट्रंप ने तब नतीजे भुगतने की चेतावनी तक पाकिस्तान को दी। लेकिन ये पुरानी बात है। 7 साल बाद पाकिस्तान की आदत जस की तस है। अगर कुछ बदला है तो वो है खुद डोनाल्ड ट्रंप। सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को आतंक के नाम से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान से प्यार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से इतने प्यार की उम्मीद तो पाकिस्तान को भी नहीं रही होगी। आसिम मुनीर ने यह सपने में नहीं सोचा होगा कि ट्रंप उन्हें इस तरह से हाथों हाथ ले लेंगे। खबरदार करता सवाल है कि पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप को इतना प्यार कैसे आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान पर सुर इतने कैसे बदल गए कि वो उसका खुलकर बचाव कर रहे हैं। इजरायल और पाकिस्तान की दुश्मनी की बात तक से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ युद्ध में इजरायल का साथ देता है तो उसे पाकिस्तान की जरूरत होगी। ट्रंप मुनीर की मुलाकात की सबसे पहली वजह है। ईरान से लगी सीमा के पास पाकिस्तान में अमेरिका के लड़ाकू विमान उतरेंगे, ठहरेंगे, ईंधन भरेंगे और हमले के लिए उड़ान भरेंगे। जाहिर है इस काम में डोनाल्ड ट्रंप के लिए शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिम मुनीर ही मुफीद होंगे। आसिम मुनीर ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चापलूसी का ऐसा पासा फेंका जिससे डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा असर हुआ। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बंद कमरे में मुलाकात करने से पहले
ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग तक कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने का श्रेय तक दे दिया। आसिम मुनीर जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तमन्ना शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दूसरी बार राष्ट्रपति बने हो, लेकिन उनकी छवि देश और दुनिया में अच्छी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को बदलना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का श्रेय लूटने में लगे हैं। मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप ने व्हाइट हाउस लॉन में मीडिया से बात की और ये भी बता दिया कि मुनीर क्यों अहम है। डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर का लंच सिर्फ एक भोज कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भविष्य की उस रणनीति की बुनियाद हो सकती है जिसमें अमेरिका फिर से पाकिस्तान के सैन्य तंत्र पर दांव लगाने की तैयारी में है। अगर इतिहास कोई संकेत है तो पाकिस्तान से करीबी रिश्ता भविष्य में अमेरिका को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका को अभी चीन का मुकाबला करना है और उस समय अमेरिका के साथ पाकिस्तान खड़ा नहीं होने वाला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखकर लगता है कि उनके लिए निजी उपलब्धि से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, भले ही अमेरिका का दूर का नुकसान ही क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप को साधने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नोबेल पुरस्कार की सिफारिश कर मन बहलाया, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी सिफारिश भर से कुछ नहीं होगा। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप के समर्थकों की तरफ से 2020 में नोबेल पुरस्कार की दावेदारी की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल उस अवसरवाद का है जिसके नतीजे पाकिस्तान और भारत के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। साल 1906 में थियोडोर रूजवेल्ट, साल 1919 वुड्रो विल्सन, साल 2002 जिमी कार्टर, साल 2009 बराक ओबामा। अमेरिका के ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले इन नेताओं को फहरिस्त में शामिल होने की है, इसीलिए वो बार बार खुद को सीज फायर का श्रेय देने में लगे रहते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत में डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा उतावले हो गए कि उन्हें एक आर्मी चीफ की सिफारिश भर गदगद कर दे रही है। वो पाकिस्तान का अतीत तक भूलने को तैयार है। अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर पर ट्रंप की मेहरबानियों का विरोध हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जनता की वोट को चोरी करने वाले जनरल को डोनाल्ड ट्रंप कैसे गले लगा सकते हैं। आसिम मुनीर का अमेरिका में भी खूब विरोध हुआ। इमरान समर्थकों ने उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ा। तो पाकिस्तान पर अपनी राय बदलने वाले ट्रंप एक तरफ उसके जनरल से खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करवा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप की क्रिप्टो करेंसी की कंपनी में निवेश तक करवाया जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच लेन देन की दोस्ती का पुराना रिकॉर्ड रहा है। इतिहास की किताब को फिर से खोलने पर पता चलता है कि यह पहला मौका नहीं जब अमेरिका पाकिस्तान की सेना के साथ गलबहियां कर रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जे के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ आए थे। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता अवसरवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 1959 आइजनहावर और जनरल अयूब खान, साल 1961 जॉन एफ कैनेडी और जनरल अयूब खान, साल 1970 रिचर्ड निक्सन और जनरल याहिया खान, साल 2002 जॉर्ज डब्ल्यू बुश और जनरल परवेज मुशर्रफ, साल 2010 बराक ओबामा और जनरल अशफाक परवेज कयानी और साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को मिलने वाले सैन्य फंड को रोककर सख्त रवैया अपनाया था, लेकिन अब वही ट्रंप एक बार फिर से उसी पाकिस्तानी सेना के लिए प्यार लुटा रहे हैं जिसने अतीत में अमेरिका को बार बार धोखा दिया है। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप भी स्वीकार कर चुके हैं। 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो एलॉय तक घोषित किया और $10 अरब से ज्यादा की मदद की, लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी की योजना बनाई तो पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप तालिबान को मदद दी और अमेरिका को एक बेहद असहज स्थिति में छोड़ दिया। ट्रंप को ये सब अच्छी तरह याद है, फिर भी इस बार वो नए समीकरण बना रहे हैं जिसने इमरान समर्थकों को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान में असली ताकत हमेशा सेना के पास रही है। डोनाल्ड ट्रंप का आसिम मुनीर के साथ बंद कमरे में मुलाकात करना ये दिखाता है कि अमेरिका को अब भी इमरान खान, शरीफ या भुट्टो जैसे नेताओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो पाकिस्तान में एक सैन्य शासक को ही देखना चाहता है जो उसके इशारे पर गंदे काम करे, डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में शांति के नोबेल पुरस्कार की मांग करे। अब आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया कि इजराइल को लेकर पाकिस्तान को एतराज नहीं है, तो क्या चंद अमेरिकी डॉलरों के लिए पाकिस्तान इजराइल को भी मान्यता देगा? वैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरह पाकिस्तान भी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहरहाल अमेरिका की बात हम कर रहे हैं और ईरान इजराइल जंग की बात कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं बहुत ज़्यादा इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अमेरिका
इस जंग में एक्टिवली आ सकता है। अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन उसने भी साफ कर दिया कि उसे जबरन दबाना आसान नहीं होगा, भले ही कोई कितनी भी धमकी दे। युद्ध के 7वें दिन इजराइल को ईरान ने बुरी तरह से दहला दिया। इजराइल को सबसे बड़ा झटका उसके बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर हुए हमले से लगा है। इजराइल इस अस्पताल को ईरान की मिसाइल से नहीं बचा पाया और भयानक तबाही मच गई। धमाके के बाद क्या हुआ, अब इन तस्वीरों में देखिए। अस्पताल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, लोग बदहवास हो जाते हैं, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। ईरान के इस हमले से इजराइल के सोरोका अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अंदर हुए नुकसान की ये तस्वीर देखिए। अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। अस्पताल के बाहर की तस्वीर देखिए। अस्पताल की बहुमंजिला बिल्डिंग का आगे का हिस्सा बुरी तरह मिसाइल अटैक में बर्बाद हो चुका है। इन तस्वीरों में नजर आता है कि अस्पताल के बाहर मलबा ही मलबा फैला हुआ है। माना जा रहा है कि इजराइल ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकाने अरक को निशाना बनाया, ईरान की तरफ से उसका पलटवार इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला करके दिया गया है। इस हमले में पूरा अस्पताल तहस तहस हो जाता है। वहीं ईरान ने इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया है। तेल अवीव के रमतगान इलाके का ये स्टॉक एक्सचेंज ईरान की मिसाइल का शिकार हुआ। और अब ये तस्वीर देखिए जो तेल अवीव के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमले के बाद आग लगने की है। लेकिन सबसे भीषण हमला इजराइल के बीरशेबा में सोरोका अस्पताल पर हुआ। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों को और अस्पतालों को निशाना बना रहा है और हम तेहरान में बैठे अत्याचारियों से इसकी पूरी कीमत वसूलेंगे। इजराइल में ईरान का हमला मोबाइल कैमरे में जिस तरह से कैद हुआ, उसमें देखा जा सकता है कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइल को आयरन डोम लगातार रोकने में जुटा था। लेकिन इसी बीच एक मिसाइल को रोकने में वो चूक गया और उसने बीरशेबा अस्पताल में तबाही मचा दी। ईरान ने इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बीरशेबा, रमतगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइल दागी है। इनमें 7 मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा और तबाही मच गई। इस बीच इजराइल ने ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने किया है। ये वीडियो इजरायली आर्मी ने जारी किया है। ईरान के करमनशाह, एमाद समेत कई शहरों पर हमले का यह वीडियो है। इजराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के कई मिलिट्री ढांचे तबाह हो गए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ईरान पर इस हफ्ते के अंत तक हमला कर सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ बड़े अधिकारी ईरान पर हमले की प्लानिंग में जुटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही हमले के प्लान को मंजूरी दे चुके हों, लेकिन डील में यकीन करने वाले ट्रंप अपना इरादा आखिरी समय में बदल भी सकते हैं। क्या इजराइल में सोरोका मेडिकल सेंटर पर ईरान का जो मिसाइल अटैक हुआ है इस युद्ध को और भयानक हालात की तरफ ले जाएगा? खबरदार करते इस सवाल की वजह ये बड़ी खबर है। जिस अस्पताल पर हमला ईरान ने किया है, यहां कुछ देर पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहुंचे हैं, जिन्होंने आज पहले ही कहा था कि कीमत अब ईरान को चुकानी होगी। आखिर इस अस्पताल में क्या खास है जो ईरान पहले भी इसे निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है? अस्पताल पर जब भी हमला होता है तो वो सुनते ही अमानवीय लगता है। इस बर्बरता के पीछे की वजह क्या है? आखिर एक अस्पताल को क्यों निशाना बनाया गया है? हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, बताएं, आप नक्शे के जरिए भी समझाएं कि ये जो हमला हुआ है आखिर क्यों? बिल्कुल श्वेता, करीबन 7 दिन हो चुके हैं इस पूरे वॉर को या कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन अब से पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि हाइफा और तेल अवीव के अलावा एक सबसे चौंकाने वाली जगह जिसने सबको चौंकाया
वो था ये बीर शेवा का ये वो इलाका जहां पर खास तौर पर आज ईरान ने अटैक किया। ये गाजा से, या फिर आप देख सकते हैं ये गाजा का इलाका है और ये इजिप्ट का इलाका है, और इन इलाकों से बेहद करीबन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये बीर शेवा का इलाका है। और आज ईरान ने इसी इलाके के यानी सरोका अस्पताल को, इस पूरे मेडिकल सेंटर को अटैक किया। इसके पीछे की रणनीति आप समझ लीजिए कि 2023 से जब से लगातार गाजा के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, जब भी बड़ी कैजुअलिटीज खासतौर पे इजराइल की फोर्सेस को, आईडीएफ को होती है, तो वो यहां से सीधा इन्हीं इलाकों में यानी इसी सरोका अस्पताल में ज्यादा कैजुअलिटीज को लेकर जाया जाता है। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कैजुअलिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इजराइल का, जहां से वो अपने सैनिकों के आप कह सकते हैं कैजुअलिटीज को, इंजरीज को, इसके अलावा दूसरी मूवमेंट्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं। और यही वजह है कि आज ईरान ने टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा ऑपरेशन कर एक तरीके से इस इजराइल के इस इलाके को टारगेट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये इलाका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा हॉस्पिटल या फिर आप कह सकते हैं कि एक मेडिकल सेंटर इसी इलाके में। अब इसकी आपकी रियल तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस इलाके को आप देखें, सरोका मेडिकल सेंटर, मैं खुद यहाँ पर रिपोर्ट कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। यहाँ पर हमेशा आईडीएफ के बड़े आप कह सकते हैं कमांडर्स की या फिर उनके सैनिकों की बहुत ज्यादा मौजूदगी रहती है, और शायद इसी वजह से ईरान ने इस जगह को चुना। और ये सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी तक लगातार इस इलाके में कभी भी ईरान की तरफ से कभी भी अटैक नहीं किया गया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अरब के कई लोगों की भी है। तो निश्चित तौर पर ईरान कभी भी इस इलाके को टारगेट नहीं करता, लेकिन पहला ऐसा मौका था जब ईरान ने इस मेडिकल सेंटर को टारगेट किया और उसकी मकसद बिल्कुल क्लियर था कि ज्यादा से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाना, ना सिर्फ सिविल कैजुअलिटीज बल्कि आईडीएफ को नुकसान पहुंचाना। बहुत स्पष्ट तरीके से ये हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध में भी इस तरीके की इमारतों को अगर टारगेट किया गया तो वहां पर भी रूस की तरफ से कहा गया, हमें मालूम था कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं। अब ईरान ने भी ऐसी जगह को, ऐसे अस्पताल को निशाना बनाया है, जो सुमित भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहां पर आईडीएफ की कैजुअलिटीज को लेकर जाया जाता था। अब इजराइल के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम जरूर है, लेकिन उसके पास सीमित संख्या में मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं। जानकारों का मानना है कि दो बातें ही आगे के युद्ध को तय करेंगी। अब इजराइल के मिसाइल इंटरसेप्टर का भंडार और ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का भंडार, जिसका भी स्टॉक पहले खत्म होगा वो मुसीबत में पड़ जाएगा। पिछले हफ्ते भर में इजराइल ईरान की ओर से आने वाली ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा है, जिससे इजरायली वायुसेना को ईरान पर हमला करने के लिए ज्यादा समय मिल गया है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल इंटरसेप्टर्स को बहुत ज्यादा तेजी से दाग रहा है, जितना वो उन्हें बना सकता है। इजरायली सुरक्षा प्रतिष्ठान के भीतर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार के खत्म होने से पहले ही इजराइल की वायु सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। इसीलिए इजराइल की तरफ से अब ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने पश्चिमी ईरान में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लॉन्चरों और सैनिकों पर हमला किया है। बड़ी खबर है ये, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही की पहचान कर उन पर भी वार किया गया। जब वे प्रक्षेपण स्थलों पर पहुंचे, मतलब जब मिसाइलें लॉन्च होने जा रही थी, तभी इजराइल ने हमला कर दिया। ये कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब उसकी न्यूज जो सेंटर है जहां से खबरें पढ़ी जाती हैं सरकारी चैनल में, वहां पर अटैक हुआ था। और उसके साथ ही इजराइल ने किस तरीके से पश्चिमी ईरान में एयर स्ट्राइक की है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि इजराइल अभी लड़ाई लड़ रहा है, इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स की कमी है, ये जानकारियां इस तरह की मिल रही हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल अगर एक साथ आए तो क्या होगा? अमेरिका प्लस इजराइल अगर होता है वर्सेस ईरान, तो सैनिकों की संख्या के हिसाब से आप देख सकते हैं तुलना। वैसे तो इजराइल की सैनिकों की संख्या ईरान से कम है, लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त संख्या को हम देख लें तो 15 लाख और ईरान के 6 लाख उस समय हो जाते हैं। रिजर्व सैनिक के हिसाब से भी अगर आप देखिए तो 13 लाख अमेरिका और इजराइल के कुल मिलाकर हो जाते हैं। और ईरान की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो रिजर्व सैनिकों की संख्या 3.5 लाख हो जाती है। अब लड़ाकू विमानों के हिसाब से हम तुलना करते हैं, जहां पर कहीं आगे अकेले दम पर भी इजराइल है,
लेकिन अगर अमेरिका के साथ उसकी शक्ति मिल जाती है तो 2030 का ये आंकड़ा हो जाता है। और तुलना में आप देखेंगे तो ईरान के पास 188 और उसमें भी अधिकांश जो लड़ाकू विमान हैं वो उड़ने की स्थिति में नहीं है, उस हिसाब से मेंटेन नहीं है। अटैक हेलीकॉप्टर्स को आप देखिए, यानी फाइटर जेट्स के बाद अब अटैक हेलीकॉप्टर्स, जहां पर अमेरिका और इजराइल की जो संयुक्त ताकत है वो 1050 हो जाती है और ईरान की रह जाती है 13। अब आप पानी की ताकत भी देख लीजिए, सबमरीन्स को देख लीजिए, जहां पर अमेरिका और इजराइल साथ मिलते हैं तो उनकी संख्या रहती है 75 सबमरीन्स की और ईरान के सबमरीन्स की संख्या 25 रहती है। अब वॉरशिप्स को दिखाते हैं आपको। वॉरशिप यानी कि युद्धपोत के मामले में भी कोई मुकाबला नहीं रह जाता है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत जो है वो 502 की है और ईरान के पास 107। मिसाइलों की संख्या का खुलासा वैसे नहीं है, लेकिन आमतौर पर मतलब अगर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त संख्या को भी आप ले लेते हैं तो कुछ आंकड़ा मोटे तौर पर नहीं बताया जा सकता है। लेकिन ईरान के पास ये एक आकलन है कि 2000 से 3000 मिसाइलें हो सकती हैं। ड्रोन ताकत भी हवाई ताकत में इजाफा करता है। अमेरिका इजराइल की जो संयुक्त ड्रोन ताकत है वो 14,015 और ईरान की जो ड्रोन की ताकत है वो 1000 के करीब है। तो अगर अमेरिका इस लड़ाई में इजराइल के साथ खुले तौर पर आ जाता है तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी। भले ट्रंप के युद्ध में उतरने के निर्देश के बाद अगर अमेरिका इजराइल का पूरी ताकत से साथ देने उतर जाए, लेकिन फिर भी दावा है कि ईरान को तुरंत घुटने पर लाना कठिन होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइल का महाभंडार रखने वाले ईरान ने अब तक 7 दिन के युद्ध में अपने हथियारों का एक हिस्सा ही खर्च किया है। ईरान ने पहले से ही युद्ध के अगले चरण के लिए अपने स्टेज 2 हथियारों को संभाल कर रखा हुआ है। 3 वीडियो ईरान के उन्हीं 3 हथियारों के हम आपको दिखाते हैं, जिनका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इन 7 दिनों के दौरान नहीं किया है। इसमें फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल है और अरश आत्मघाती ड्रोन जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कहा जा रहा है कि यही वो हथियार हैं जिनके दम पर खामेनी झुकने को तैयार नहीं है। क्या अब तक ईरान ने अपने असली हथियारों का दम इस युद्ध में दिखाया ही नहीं है? क्या ईरान ने पहले 500 से ज्यादा ऐसी मिसाइल दाग दी जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाए? क्या खामनेई को यह अंदाजा पहले से रहा है कि अमेरिका जंग में उतरेगा, इसलिए असली हथियार बचाकर रखे गए? दुनिया में बहुत से लोगों को यह लगता रहा कि इजराइल के आगे हफ्ते भर भी ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन उन सब शंकाओं को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया। खामनेई ने बता दिया कि किन हथियारों के दम पर वो अमेरिका या इजराइल के सामने सरेंडर नहीं बल्कि सीधे लड़ने को तैयार है। ये ईरान की ताजा तस्वीर है। यहाँ लोग अपने देश का झंडा लेकर नारे लगाते हुए चल रहे हैं। ईरान के इस भरोसे और खामनेई के विश्वास की वजह ईरान की ये मिसाइल है, जो इतनी खतरनाक है कि दावों के मुताबिक इसे ना इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा, ना ही अमेरिकी मदद से रोका जा सकेगा। नाम है खुर्रम शहर मिसाइल, जो ईरान के एक शहर के नाम पर है। इसकी स्पीड 9878 से 19756 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। रेंज इसकी 2000 किलोमीटर तक है। वॉरहेड 1800 किलोग्राम का, यानी इस पर 1800 किलोग्राम तक का हथियार लगाया जा सकता है। इसे ट्रक लॉन्चर से दागा जाता है, यानी कहीं से भी लॉन्चिंग की सुविधा मौजूद है। अगर इसे ईरान की सीमा से लॉन्च किया जाए तो यह आराम से इजराइल के किसी भी शहर पर जाकर वार कर सकती है। खुर्रम शहर ईरान की वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में नहीं किया। तो क्या इसे रोककर इसीलिए रखा ताकि अमेरिका जब साथ देने आए तब इजराइल को मिले अमेरिकी बूस्टर डोज की काट पैदा की जा सके? जहां ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान से बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है। ट्रंप के आगे ईरान के ना झुकने के पीछे फिलहाल वजह खुर्रम शहर जैसे खतरनाक हथियार है।
जिस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स ईरान के पास मौजूद हैं। चौथे को खैबर भी बुलाया जाता है। इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड लगाने की तकनीक है, यानी ईरान एक ही मिसाइल से इजराइल के कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है, जिसे 2 साल पहले दुनिया के सामने लाते वक्त कहा गया कि ये ईरान के लिए शांति का प्रतीक है। बात सिर्फ खुर्रम शहर मिसाइल की ही नहीं, जिसे लॉन्च करने में केवल 12 मिनट लगते हैं, बल्कि अभी ईरान के पास अरश आत्मघाती ड्रोन भी हमला करने को बाकी है, जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये रडार को चकमा दे सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलो विस्फोटक की है। इससे रणनीतिक खतरा ये है कि इसे सैकड़ों की संख्या में दागा जा सकता है, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी बोझ पड़ेगा। और इस बीच अगर फतेह 2 मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर दाग दी गई तो इजराइल के लिए बचना मुश्किल होगा। इस तरह 3 हथियारों को युद्ध के अगले हिस्से में इस्तेमाल करने के लिए अभी ईरान ने बचा रखा है, ताकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा, तो उस बड़े हमले से बचाव की रक्षा में ईरान तैयार रहे, जिनके दम पर खामेनेई ने युद्ध के 6ठे दिन दुनिया के सामने आकर कहा कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती ईरान पर हमला करके की है। तो देखिए, स्पष्ट है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा प्रणाली में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उसने जो अपने जो अटैक वेपन्स हैं उनके हिसाब से किस तरह की तैयारी कर रखी है, वो मिसाइल्स जो हमने दिखाई। लेकिन सुमित, खास करके वो फतेह 2, क्या है इसकी खूबियां, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, क्योंकि खास बात यह कि अगर ईरान ने खासतौर पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा तैयार किया, वहीं इजराइल ने खासतौर पर अपने, आप कह सकते हैं कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर फतेह 2 की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उसने फतेह 1 का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर फतेह 2 का इस्तेमाल करेगा तो कितना ज़्यादा विध्वंसक होगा। देखिए, इसकी सबसे खास बात यह कि करीबन इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर प्लस है। फतेह 1 की रेंज करीबन 1400 किलोमीटर, लेकिन बताया जाता है कि इसकी ऑपरेशनल फतेह 2 की रेंज जो है वो 1400 किलोमीटर प्लस, यानी करीबन 1500 से 1800 किलोमीटर के लगभग है। ये मैक 5 है और खास तौर पर इसका जो वॉरहेड है वो 500 केजी तक कैपेसिटी है। इसमें विस्फोटक 200 से 250 केजी आप इसमें रख सकते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास बात ये जीपीएस इनेबल है, यानी इसको लगातार आप पिन पॉइंटेड टारगेट्स पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कि कैसे ईरान लगातार अपने ऐसे मिसाइल यानी फतेह 1 का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये स्टेज 2 में वॉर जाती है, यानी और ज्यादा विध्वंसक रूप लेती है, तो फिर ईरान फतेह 2 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और खास बात यह कि ईरान ने अब तक इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर ईरान करेगा अगर ये युद्ध और एक कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। श्वेता, कई एक हथियार जो आप देखते हैं, एक कदम आगे जो ये युद्ध बढ़ता है वो उतना ही और ज्यादा खतरनाक नजर आता है। पर क्या ईरान इजराइल के युद्ध में खुलकर उतरने से पहले ट्रंप अभी माहौल भांप रहे हैं? इसीलिए क्या उस विमान तक को रेडी कर दिया गया है जिसका आखिरी बार अमेरिका में 9/11 हमले के बाद इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि दावा हुआ कि ट्रंप ने डूम्सडे प्लेन मंगा लिया है। जब धरती पर कहीं परमाणु बम फटने की आशंका है, जब दुनिया के किसी कोने में महाविनाशक न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का तनाव हो, जब अमेरिका के वजूद के खात्मे का खतरा हो, जब अमेरिका को कयामत के दिनों का एहसास हो, तब आसमान में नजर आता है डूम्सडे प्लेन। 24 साल पहले जब अमेरिका के वजूद को इस्लामिक आतंकवाद ने चुनौती दी थी, तब आखिरी बार इस कयामत के दिन वाले विमान में नजर आया था अमेरिका का कोई राष्ट्रपति। और एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में मंगा लिया है वही डूम्सडे प्लेन। जब इजराइल और ईरान में भयानक जंग है, दोनों मुल्क एक दूसरे पर खतरनाक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, जब इजराइल की ओर से ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं, ऐसे में ट्रंप ने अपने लिए क्यों आखिर डूम्सडे प्लेन मंगवाया? डिफेंस एक्सपर्ट और एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका का यह बेहद विशेष विमान मंगलवार रात ही वॉशिंगटन डीसी यानी ट्रंप के शहर में ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर लैंड किया है। इसकी उड़ान बेहद असामान्य बताई जा रही है, क्योंकि ये श्रेवेपोर्ट लुइसियाना के बर्क्सडेल एयरफोर्स बेस से उड़कर वॉशिंगटन के बाहर एक चक्कर लगाने के बाद अप्रत्याशित रूट से वॉशिंगटन पहुंचा है। अमेरिकी एयरफोर्स के इस विशेष विमान के वॉशिंगटन में पहुंचने के बाद से दुनिया भर के विशेषज्ञों के मन में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है अमेरिका का टारगेट? क्या ट्रंप फैसला कर चुके हैं? क्या फाइनल ऑर्डर बाकी है? क्या अब ईरान हारा तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ेगा? क्या ईरान की तबाही का प्लान व्हाइट हाउस में लॉक कर लिया गया है?
क्योंकि आम हालात में अमेरिका के प्रेसिडेंट कभी भी डूम्स प्लेन ना तो मंगाते हैं और ना ही उसमें सवारी करते हैं। बेहद असामान्य हालात में ही इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति करते रहे हैं। कहने को ये प्लेन है, मगर बीच आसमान में ये फौलादी किला है। इस पर ना तो किसी मिसाइल, बम बारूद का वार हो सकता है, न न्यूक्लियर धमाकों का असर हो सकता है। यह है अमेरिकी एयरफोर्स का E-4B नाइट वॉच एयरक्राफ्ट, जिसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। डूम्सडे प्लेन अमेरिकी एयरफोर्स का नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशनल सेंटर यानी NAOC है। यह अमेरिकी सेना का ऐसा उड़ता हुआ कमांड पोस्ट है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति और टॉप सैन्य ऑफिसर बेहद भयानक हालात में रहते हैं, खासकर न्यूक्लियर वॉर या मुल्क पर भयानक आपदा के समय इसी विमान में सवार होकर अमेरिकी सेना का संचालन किया जाता है। हालांकि ऐसे 4 विमान अमेरिका के पास है। उनमें से एक विमान हमेशा तैयार रहता है, जो VIP लोगों को लाने ले जाने या दूसरे मिशन पर उड़ान भरता है। लेकिन इस बार वॉशिंगटन में इसकी क्यों लैंडिंग कराई गई, ये साफ नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा, इस तरह के विमान की कई बार ट्रेनिंग फ्लाइट्स भी होती हैं, जिसमें प्रत्याशित रूट्स पर फ्लाइट की ड्रिल की जाती है। लेकिन जब जंग चल रही हो तो ऐसी ड्रिल से डर पैदा होता है, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कभी वो कहते हैं कि कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं, कभी वो कहते हैं मैं चंद सेकंड में फैसले कर सकता हूं, कभी वो कहते हैं कि ईरान ने बहुत देर कर दी, और कभी कहते हैं कि दरवाजे अभी बातचीत के बंद नहीं हुए। लेकिन एक तरफ बातचीत की उम्मीद, दूसरी तरफ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला और तीसरी तरफ डूम्सडे प्लेन की तैनाती यह आशंका जाहिर करता है कि अमेरिका इस जंग को बातचीत पर खत्म करने वाला नहीं, बल्कि महायुद्ध की तैयारी के लिए कमर कस चुका है। पर इजरायल और ईरान के युद्ध में अगर अमेरिका कूदा तो इस युद्ध का विस्तार हो सकता है, क्योंकि ईरान के उस देश से करीबी संबंध है जिससे अमेरिका भी डरता है, और वो देश है नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की है। उसका कहना है कि इजरायल पूरी दुनिया और मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि इजरायल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। किम जोंग उन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी चेतावनी दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, कितनी गंभीरता से नॉर्थ कोरिया की इन बातों को लेना है? वैसे भी इस युद्ध में जितनी बातें कही जा रही हैं वो हर एक दिन सही साबित भी होती जा रही हैं। देखिए श्वेता, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि ही मस्ट बी अ वरीड मैन। तो इस समय उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के मन में काफ़ी घबराहट इस चीज़ को लेकर होगी, क्योंकि जो प्रयोग या जो चीज़ें ईरान में हो रही हैं वो देर सवेर उत्तर कोरिया में भी हो सकती हैं। उत्तर कोरिया जो है वो न्यूक्लियर पावर माना जाता है, लेकिन अगर अमेरिका इस चीज़ में कामयाब हो जाता है कि वो किसी भी ऐसे देश को जिसके साथ उसके संबंध ठीक नहीं है वो डी न्यूक्लियराइज कर सकता है, तो इस प्रयोग को दूसरी जगह पर विस्तार दिया जा सकता है। और ये एक भय है, एक आशंका है जो उत्तर कोरिया के मन में भी होगी। और यही वजह है कि उत्तर कोरिया ने आज करीब करीब 10 मिसाइलें जो है वो फायर की हैं, दक्षिण कोरिया का कहना है, क्योंकि आज सेनेट कंफर्मेशन था उत्तर कोरिया के अंदर जो उनके नए स्पाई चीफ हैं, और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर उत्तर कोरिया की तरफ से कोई परमाणु वार किया जाता है दक्षिण कोरिया के ऊपर तो फिर अमेरिका इस युद्ध के अंदर भी शामिल होगा। ये विस्तार और ये सारी बातें श्वेता इसलिए भी हो रही हैं खासतौर पर क्योंकि उत्तर कोरिया का एक इतिहास रहा है ईरान के सहयोग करने का। 80 से लेकर 88 के 1980 से 1988 के बीच में जब ईरान इराक की लड़ाई चल रही थी, तब उस दौरान उत्तर कोरिया ने सैन्य सप्लाई या जो हथियारों की सप्लाई है वो ईरान को की थी। साथ ही इस समय उत्तर कोरिया जो है वो रूस को सैन्य सप्लाई कर रहा है, और ईरान भी जो है उसके शाहिद ड्रोन जो है वो रूस को दिए जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। तो इस एक्सिस के अंदर कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया के मन में भी इस बात की चिंता जरूर होगी, लेकिन साथ ही दुनिया के मन में इस चीज की घबराहट हो सकती है कि अगर इसके साथ साथ एक और मोर्चा कोरियन पेनिनसुला पे खुला तो ये दुनिया के लिए एक और युद्ध की आहट होगी अगर उत्तर कोरिया इस तरीके की कोई चीज करता है, क्योंकि वहां से अमेरिका की दूरी भी ज्यादा नहीं है, साथ ही उत्तर कोरिया के पास में परमाणु हथियार भी हैं और मिसाइलें भी। वाकई, और विश्व युद्ध होता ही क्या है? एक तो आपका केवल 2 देशों के बीच जंग न रह जाए, उससे अधिक देश, और दुनिया के किस किस कोने तक इसका विस्तार होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ईरान इजरायल के बीच जंग से परेशान है। अमेरिका अगर इस जंग में शामिल हुआ तो इसका भड़कना तय है, लेकिन दुनिया में तीसरी जगह भी तनाव बढ़ रहा है। क्या उत्तर कोरिया ने 10 रॉकेट दागे तो दक्षिण कोरिया के खुफिया चीफ ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर एटमी हमला किया तो इसके जवाब में अमेरिका उत्तर कोरिया पर एटमी हमला कर देगा। प्रणय, केवल
मतलब इसको ये करोगे तो उसको वो कर देंगे, और हर तरफ से ये कहा जा रहा है। मतलब हालांकि ईरान ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम दाग देगा अगर उसके ऊपर हमला किया गया। हालांकि वहां पाकिस्तान तो बच निकला, लेकिन यहां पर अब उत्तर कोरिया के साथ साथ दक्षिण कोरिया ने भी धमकी दे दी है अमेरिका की। बिल्कुल श्वेता, पाकिस्तान ने तो पीठ दिखा दी, लेकिन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव में अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अमेरिका का बेस है दक्षिण कोरिया के अंदर, इसलिए दक्षिण कोरिया की तरफ से आया ये बयान महत्वपूर्ण है। उत्तर कोरिया की तरफ से पहले भी धमकियां दी जाती रही हैं, मिसाइल फायरिंग की जाती रही हैं, और जापान भी इस मामले को लेकर चिंतित है। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण है कि हाल ही में, अभी कुछ महीने पहले ही उत्तर कोरिया ने एक बड़ा लंबा चौड़ा डेलीगेशन ईरान भेजा था। इसलिए जो कुछ ईरान में हो रहा है उसको लेकर प्योंगयांग के अंदर भी चिंता की लकीरें जरूर हैं। बहुत शुक्रिया प्रणय इस जानकारी के लिए।